नमस्कार दोस्तों, बाई स्टडी ऐप पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं धर्म चौधरी जो आपको पढ़ा रहा हूँ महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाला अपराध। तो ये आज हमारी सेकंड क्लास है। आज तक हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है कि अपराध होता क्या है। पिछली क्लास में हमने अपराध के प्रकार पढ़े थे। एक अपराध 6 प्रकार का होता है। अपराध होने के क्या क्या कारण हैं, अपराध किसे कहते हैं, प्राचीन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। आज हमारी जो सेकंड क्लास होगी वो होगी कि कौन सा मंत्रालय है जो महिलाओं और बच्चों के लिए नियम बनाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय है? महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय। इस मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई। इस मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई। अगला पॉइंट, 30 जनवरी 2006 को इस मंत्रालय का नाम परिवर्तन करके कर दिया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास विभाग एवं मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 1985। 30 जनवरी 2006 को इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दूसरा, केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्री। केंद्र में बात करें, केंद्र सरकार में है स्मृति ईरानी। केंद्र की बात करें तो स्मृति ईरानी। अगर राजस्थान की बात करें, राज्य सरकार राजस्थान तो है ममता भूपेश। तो मैंने बताया आपको महिला और बाल विकास विभाग एवं मंत्रालय की बात करें, केंद्र में है केंद्र सरकार जो बीजेपी की, उसमें स्मृति ईरानी, और राज्य सरकार जो राजस्थान, उसमें जो कांग्रेस की जो सरकार है उसमें है ममता भूपेश। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय की स्थापना 1985।
30 जनवरी 2006 नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। केंद्र सरकार में बात करें तो स्मृति ईरानी, और अगर राजस्थान में बात करें तो ममता भूपेश। अब हमारा अगला जो पॉइंट रहेगा कि संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष हैं। तो सबसे पहले संविधान में महिलाओं की स्थिति। संविधान में स्थिति, संविधान में स्थिति। सबसे पहले देखें संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? 15। जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान जो सभा थी, संविधान सभा में कुल महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा में कुल महिलाएं 15। इन 15 में से 9 महिलाएं जो थी वो निर्वाचित थी, तथा 6 महिलाएं मनोनीत थी। संविधान सभा में कुल महिलाएं 15, जिसमें से 9 निर्वाचित थी और 6 मनोनीत थी। अगर बात करें इन 15 में से कुल कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? इन 15 में से 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। 15 में से 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो संविधान सभा में कुल महिलाएं 15, जिसमें से 9 निर्वाचित, 6 मनोनीत तथा 15 में से 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान रखते हैं? सबसे पहले अनुच्छेद 14, 15(3), 16, 17, 21(a), 39(a), 39(d), 39(d), 42, 51। अनुच्छेद जो 51(a) है वो अनुच्छेद 243D और अनुच्छेद 326। तो ये मेनली कुछ अनुच्छेद है जो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान रखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14 आपको पॉलिटी में भी पढ़ाया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है, विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण। तो महिला हो चाहे पुरुष हो, कानून सबके लिए क्या है? बराबर है। अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बना सकता है या विशेष नियम बना सकता है। अनुच्छेद 16, महिलाओं को भी पुरुषों के समान नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है। महिला भी पुरुषों के समान नौकरी प्राप्त कर सकती है। अनुच्छेद 17, किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार से छुआछूत नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 21 से जो भी 6 से 14 वर्ष तक जो भी बच्चे होंगे उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी।
39 ए, सभी नागरिकों को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको आजीविका साधन प्राप्त करने का अधिकार है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को जीविका प्राप्त करने का अधिकार है। 39 स्त्री पुरुष सभी को, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को अगर एक समान कार्य है तो समान वेतन दिया जाएगा। किसी भी प्रकार से वेतन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 42 प्रसूति के दौरान महिलाओं को लोक सहायता दी जाएगी। प्रसूति के दौरान महिलाओं को लोक सहायता दी जाएगी। 51 कहता है उन सभी प्रथाओं का त्याग करना होगा जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हों। उन सभी, ऐसी कोई भी क्रूरतियां या कोई भी ऐसी प्रथा नहीं रखी जाएगी जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती हो। 243 डी क्या कहता है कि जो भी नगर पालिका, जो भी स्थानीय स्वशासन होंगे, उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 326 कहता है कि जिस तरह पुरुष मतदान में भाग लेते हैं तो महिला भी मतदान में भाग ले सकती हैं। किसी भी महिला को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 कानून सबके लिए बराबर है। 15(3) राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। 16 नौकरियों में किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा। 17 ऐश प्रस्ता का अंत। 21 जो भी 6 से 14 वर्ष तक बच्चे रहेंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 39 सभी को जीविका साधन प्राप्त करने का अधिकार है। 39 महिला पुरुषों के समान वेतन मिलेगा। उसके बाद है 42 प्रसूति के दौरान लोक सहायता दी जाएगी। 51 उन सभी प्रथाओं का त्याग करना होगा जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। 243 डी कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 326 महिलाओं को भी पुरुषों के समान मतदान में भाग लेने का अधिकार है। अगला पॉइंट, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड आईपीसी। भारतीय दंड संहिता क्या है? जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और उस अपराध के लिए जो सजा का प्रावधान क्या होगा, उस अपराध के लिए कितनी सजा होगी, उस सभी का उल्लेख इसमें किया गया है भारतीय दंड संहिता। आप शॉर्ट रूप में कह सकते हो आईपीसी। तो आपका जो मेंस इसमें जो टॉपिक रहेगा, अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला के साथ रेप कर दिया तो कौन सी धारा लगेगी, उस धारा में कितनी साल की सजा का प्रावधान है, वो सारा किसमें पढ़ेंगे? भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता क्या होती है? भारतीय दंड संहिता जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है और उस अपराध के लिए जिसमें सजा का प्रावधान है वो क्या है? आईपीसी। तो आईपीसी में क्या है? सजा का प्रावधान। आईपीसी में क्या है? सजा का प्रावधान। सजा का प्रावधान। आपको ये सारी चीजें पीडीएफ में भी मिलेंगी और उसमें हर चीज क्लियर करके बताया गया है, अच्छा डिजाइन करके बनाई गई है सारी पीडीएफ। तो सजा का प्रावधान किसमें है? आईपीसी। आईपीसी का निर्माण कब हुआ? निर्माण
आईपीसी का अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 7 अक्टूबर 1860। 7 अक्टूबर 1860। आईपीसी लागू कब से हुई? लागू 1 जनवरी 1862। तो आईपीसी का निर्माण 7 अक्टूबर 1860 और लागू कब से हुई? 1 जनवरी 1862। उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन था उस समय? भारत का लॉर्ड कैनिंग। और आईपीसी के निर्माणकर्ता कौन थे? निर्माणकर्ता लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले। आईपीसी का निर्माण 7 अक्टूबर 1860, लागू 1 जनवरी 1862, वायसराय लॉर्ड कैनिंग और निर्माण करता थे लॉर्ड मेकाले। इसमें कुल जो धारा है, कुल धारा कुल धारा 511 और जो 511 जो धाराएं उनको अध्यायों में बांटा गया है। तो अध्याय की बात करें तो इसमें अध्याय हैं 23 धारा 511 अध्याय 23। और आईपीसी का मेन काम क्या है? जो भी अपराध किया जाता है और जिसमें अपराध के लिए जो सजा का प्रावधान है वो किसमें है? वो है आईपीसी। तो आईपीसी की स्थापना, निर्माण 7 अक्टूबर 1860, लागू 1 जनवरी 1862, वायसराय लॉर्ड कैनिंग, निर्माण करता थे लॉर्ड मेकाले, कुल धारा 511 अध्याय 23। अगली हम पढ़ेंगे दंड प्रक्रिया सीआरपीसी। दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी इसमें क्या है? आईपीसी में क्या था कि जो अपराध किया गया उसमें दंड, जो सजा का प्रावधान किसमें था? आईपीसी में। और सीआरपीसी में क्या है? जो अपराध किया जाएगा उसमें किस तरह की सजा दी जाएगी। कहने का अर्थ अपराध की सजा देने की प्रक्रिया। अपराध के लिए सजा की प्रक्रिया। देखो, अपराध के लिए जो सजा दी जाएगी, कितनी सजा होगी, वो होगी आईपीसी। और जो सजा की जो क्या प्रक्रिया होगी, सजा की क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर होगा, वो किस में दिया गया है? सीआरपीसी। सीआरपीसी का निर्माण करें तो 1973
और लागू की बात करें, सीआरपीसी लागू कब हुई? लागू 1 अप्रैल 1974। इसमें कुल धारा की बात करें, कुल धारा 438। कुल धारा कितनी है? 438। तो सीआरपीसी क्या होती है? जो अपराध किया जाता है और उसमें जो अपराध की क्या सजा की प्रक्रिया होगी, कैसे अपराध की सजा सुनाई जाएगी, वो सारा किसमें है? सीआरपीसी। सीआरपीसी का निर्माण कब हुआ? 1973। लागू कब हुई? 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई। और इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? कुल धारा 438। अगला पढ़ेंगे हम साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट। अगला पढ़ेंगे हम साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम। एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट इसमें क्या है? व्यक्ति ने अपराध कर दिया, उसमें सजा का प्रावधान है आईपीसी। सजा देने की प्रक्रिया किसमें? सीआरपीसी। उस अपराध के लिए कौन कौन से एविडेंस, कौन कौन से साक्ष्य मान्य होंगे, किस तरह से साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे, वो सारे किसमें है? साक्ष्य अधिनियम में। कब बना ये 1862। निर्माण कब हुआ इसका? 1862। निर्माण कब हुआ? 1862। इसमें कुल धारा की बात करें, कुल धारा 161। तो एविडेंस का निर्माण 1862, कुल धाराएं कितनी थी? 161। तो सबसे पहले हमने आईपीसी पढ़ी। आईपीसी में क्या है कि जो भी व्यक्ति अपराध करेगा उस अपराध के लिए जो भी सजा दी जाएगी, जिस सजा का जिसमें प्रावधान है, वो क्या है? आईपीसी। 7 अक्टूबर 1860 निर्माण, 1 जनवरी 1862 लागू। वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, निर्माण करता थे लॉर्ड मेकाले। कुल धारा 511, अध्याय थे 23। दूसरी है सीआरपीसी, भारतीय दंड संहिता, जिसको कहते दंड प्रक्रिया संहिता बोलते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको सीआरपीसी बोलते हैं। अपराध के लिए जो सजा की जो प्रक्रिया है वो किसमें है? सीआरपीसी में। निर्माण 1973, लागू 1 अप्रैल 1974, कुल धारा 438। अगला है एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम, निर्माण 1862 और उसके बाद में इसकी में कुल धारा है 161। अगला पॉइंट रहेगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है यह एक गैर संवैधानिक संगठन है। कैसा है? अगर संवैधानिक होता तो संविधान लागू होने के टाइम में प्रेजेंट रहता, गैर संवैधानिक संविधान लागू होने के बाद। तो यह कैसा संगठन है? गैर संवैधानिक। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय महिला आयोग कैसा है, संवैधानिक गैर संवैधानिक, तो कैसा है? गैर संवैधानिक। इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण या इसका गठन 1990। गठन कब हुआ? 1990। और ये कब से काम करना शुरू किया? 1 अप्रैल 1992। लागू
1 अप्रैल 1992। क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक ऐसा संगठन है, ये गैर संवैधानिक संगठन है। निर्माण या गठन कब हुआ? 1990। ये लागू कब से शुरू किया? 1 अप्रैल 1992। इसमें कुल सदस्यों की बात करें, कुल सदस्यों की बात करें तो सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। सदस्यों की संख्या कितनी है? 7, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा और 5 सदस्य होंगे। कुल सदस्यों की संख्या 7, जिसमें से एक अध्यक्ष व एक सचिव और 5 सदस्य। इनका जो कार्यकाल होगा, कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल होगा इनका 3 वर्ष। कार्यकाल 3 वर्ष। इस आयोग का मेन कार्य क्या है? इनका मेन कार्य है, मुख्य कार्य महिलाओं के हितों की रक्षा करना, महिलाओं के हितों की रक्षा करना, दूसरा, एक तो महिलाओं के हितों की क्या की जाएगी? रक्षा की जाएगी, महिलाओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकना, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकना। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकना, महिलाओं हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना। तो इसमें 2 है, महिलाओं के हितों की रक्षा करना और दूसरे महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध होगा, होने वाली हिंसा को रोकना या हिंसा के विरुद्ध आवाज को उठाना। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष इसकी जो प्रथम अध्यक्षा थी वो थी जयंती पटनायक। प्रथम जो अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। प्रथम, वर्तमान। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक और वर्तमान की बात करें तो रेखा शर्मा। इसमें एक पुरुष भी हैं जो इस आयोग के अध्यक्ष बने थे, एकमात्र पुरुष थे, उनका नाम है आलोक रावत। एकमात्र पुरुष अध्यक्ष आलोक रावत। तो अब तक महिला आयोग का एक ही मात्र पुरुष अध्यक्ष बना है, वो कौन है? आलोक रावत। तो प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक, वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण या गठन हुआ 1990। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। ये गैर संवैधानिक क्या है? संस्था है।
लागू हुई 1 अप्रैल 1992। इसमें कुल सदस्यों की बात करें तो 7, जिसमें से 1 अध्यक्ष, 1 सचिव और 5 सदस्य। कार्यकाल इनका 3 वर्ष होता है। इसका मुख्य जो कार्य है महिलाओं के हितों की रक्षा करना, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकना। अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह है रेखा शर्मा। इसका एकमात्र पुरुष अध्यक्ष भी था, वो कौन था? आलोक रावत, जो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बना। ये तो केंद्र की बात है। अब बात करते हैं राज्य की। राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, और वो भी बात करेंगे हम राजस्थान। राजस्थान, राज्य महिला आयोग राजस्थान। राज्य सरकार ने एक विधेयक बनाया 23 अप्रैल 1999। राज्य सरकार के एक विधेयक द्वारा कब बना? 23 अप्रैल 1999। राज्य सरकार एक विधेयक लेकर आई 23 अप्रैल 1999 को, और इसी विधेयक के तहत राज्य महिला आयोग का गठन हुआ। और इसके जो गठन की जो तारीख थी वो थी 15 मई 1999। 15 मई 1999। तो राज्य महिला आयोग के संबंध में विधेयक कब आया? 23 अप्रैल 1999, और इसका गठन कब हुआ? 15 मई 1999। इसमें कुल सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या थी 4 में से 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य। 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य। 3 सदस्यों की बात करें तो 3 में से 1 सदस्य एससी का होना चाहिए, 1 सदस्य एसटी का और 1 सदस्य ओबीसी का। 3 सदस्यों में से 1 सदस्य एससी, 1 सदस्य एसटी और 1 सदस्य ओबीसी। इसका जो मुख्यालय है, राजस्थान महिला आयोग का मुख्यालय कहां है? जयपुर। कहां पर है? जयपुर। तो राजस्थान महिला आयोग में कुल सदस्य 4, जिसमें से 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य, और इसका मुख्यालय है जयपुर। अध्यक्ष की बात करें अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कांता कथूरिया, और वर्तमान की बात करें तो सुमन शर्मा। प्रथम अध्यक्ष कांता कथूरिया और वर्तमान अध्यक्ष सुमन शर्मा। इसका भी मेन कार्य क्या है? महिलाओं के हितों की रक्षा करना, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकना। तो ये आपका राज्य आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया। केंद्र की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक, राजस्थान महिला आयोग की बात करें तो कांता कथूरिया। वहां पर वर्तमान की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष तो रेखा शर्मा। यहां पर अगर वर्तमान की बात करें तो सुमन शर्मा। अगला पॉइंट, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हो चाहे राज्य महिला आयोग हो,
चाहे तो राष्ट्रीय महिला आयोग हो चाहे राज्य महिला आयोग हो, इनका जो मेन कार्य है वो हिंसा की जांच करना है। हिंसा की जांच करना है। ये किसी भी हिंसा की जांच कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ये सजा नहीं सुना सकते। दोनों का मेन कार्य क्या है? हिंसा और की जांच करना। तो ये केंद्र राज्य की बात होगी। अगला पॉइंट पढ़ेंगे राष्ट्रीय महिला नीति। राष्ट्रीय महिला नीति, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति कब बनी? राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय महिला नीति। राष्ट्रीय महिला नीति, तो महिलाओं के लिए जो महिला नीति थी वो बनी थी 17 मई 2016। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति कब बनी? 17 मई 2016। इसका मेन कार्य क्या है? महिलाओं के स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण का ध्यान रखना, पोषण का ध्यान रखना, महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, महिलाओं के पोषण का ध्यान रखना, बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देना, बालिकाओं की शिक्षा पर जोर, बालिका शिक्षा पर जोर। तीसरा जो इनका पॉइंट है, व्यापारिक समझौते हो या भूमि के संबंधित कोई भी कार्य हो वो महिलाओं के अनुकूल बनाना। तो मेन है राष्ट्रीय महिला नीति कब बनी? 17 मई 2016। राजस्थान की पहली महिला नीति, राजस्थान महिला नीति। तो राजस्थान में महिलाओं के लिए नीति कब बनाई गई? 8 मार्च 2000। तो राजस्थान में महिला नीति कब बनी? 8 मार्च 2000। केंद्र में 17 मई 2016। महिलाओं के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, महिलाओं के लिए विशेष कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। वो हैं 1090, 1091, 112 व 181। किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी हिंसा होती है तो ये 4 नंबर सरकार ने जारी कर रखे हैं। 1090, 1091, 112, 181। तो कोई भी महिला अगर किसी के प्रति कोई भी घरेलू हिंसा होती है या किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो महिला डायरेक्ट इन नंबरों पर कॉल कर सकती हैं जो टोल फ्री हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा कि आईपीसी क्या होती है, उसके बाद सीआरपीसी, उसके बाद हमने पढ़ा कि एविडेंस एक्ट क्या होता है, राष्ट्रीय महिला नीति, राज्य महिला नीति, राष्ट्रीय महिला नीति, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग, और राजस्थान महिला नीति। अब महिलाओं को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। अगला पॉइंट, महिलाओं को प्राप्त अधिकार। महिलाओं को
प्राप्त अधिकार। कौन कौन से अधिकार महिलाओं को प्राप्त हैं? तो कुछ अधिकारों में आपको बता देता हूं। सबसे पहले महिलाओं को संपत्ति का अधिकार है, महिला की गरिमा और शालीनता का अधिकार है, रात में किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाए, जब भी महिला को गिरफ्तार किया जाएगा उसके साथ महिला अधिकारी होगी, उनको मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाएगी, किसी भी प्रकार से भ्रूण हत्या नहीं की जाएगी, किसी भी महिला का नाम नहीं छापा जाएगा या किसी भी महिला का नाम उजागर नहीं किया जाएगा, महिलाओं को जो मातृत्व जो लाभ है वो दिया जाएगा, घरेलू हिंसा नहीं की जाएगी, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, देर से शिकायत करने का अधिकार, कोई भी महिला देर से शिकायत कर सकती है। तो पहला पॉइंट है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। दूसरा गरिमा व शालीनता का अधिकार। शालीनता का अधिकार। तीसरा है रात में गिरफ्तार न करने का अधिकार। रात में गिरफ्तार न करने का अधिकार। अगला है मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार। मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार। मातृत्व लाभ का अधिकार। देर से शिकायत करने का अधिकार। घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकार। घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकार। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। समान कार्य समान वेतन का अधिकार। तो महिलाओं को कुछ अधिकार हैं, ये सारे के नाम ने छापने का अधिकार, नाम ने छापने का अधिकार। ये सारे महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं कि किसी भी हर महिला को संपत्ति में अधिकार है, गरिमा वह अपनी इज्जत से अपना जीवन जी सकती है, किसी भी महिला को रात में गिरफ्तार न किया जाए, और अगर महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो महिला अधिकारी साथ होनी चाहिए। मुफ्त कानूनी सहायता, महिलाओं को फ्री में कानूनी सहायता दी जा सकती है। मातृत्व प्रसूति के दौरान लाभ दिया जाएगा। कोई भी महिला देर से शिकायत कर सकती है। घरेलू हिंसा के विरुद्ध अपराध, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, समान कार्य समान वेतन का अधिकार,
और नाम ने छापने का अधिकार। तो ये आपका क्लास नंबर 2 थी। अब आपकी क्लास नंबर आगे 3 होगा, जिसमें होगा कि कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से उसके लिए अधिनियम हैं। तो हम अगली क्लास में मिलेंगे।